तो चलिए साथियों, आज पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ मैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वयं के पर्यावरण को समझना। सीजी टेट में पूछे जाने वाले बच्चों के तर्ज पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके सामने रखेंगे हम। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट करते रहें और ज़्यादा हो सकता है तो इस अध्याय को अपने स्तर पे भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण के घटक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। 3 नंबर का प्रश्न इस अध्याय से जब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, उसमें से वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो बहुत ही शार्ट में, बहुत ही सारगर्भित तरीके से समझाने का प्रयास मैं तो करूँगा ही, लेकिन इसमें डायरेक्ट प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैं आपको लास्ट में प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण क्या है। साथ ही आपको पता होगा, आप जब बचपन में इस प्रकार से प्रश्न आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या है, तो एक इस प्रकार से सीधा सीधा एक लिख दिया जाता था, परिधन आवरण। आप सभ्यता से इसी प्रकार से पढ़ते आ रहे हो, संधि विच्छेद करते आ रहे हो। परि मतलब समझ लीजिए कि आसपास जितने भी क्षेत्र है, मतलब परि मतलब आपके इस प्रकार से आवरण हो गया। आवरण मतलब आसपास का क्षेत्र हो गया, है ना। परि मतलब आपके नज़दीक की घटना हो गया। परिधन आवरण मतलब जो क्षेत्र है उसका आवरण। पूरी कल्पना आप कर सकते हो, ब्रह्मांड, वायुमंडल, स्थलमंडल, सारी चीज़ें की आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन अब इस प्रकार से हम इसको पढ़ें तो शायद हमको उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन यदि हम इसको इस प्रकार से पढ़ें कि पर्यावरण क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि जो घटना घटित हो रही है, ठीक है, जो घटना घटित हो रही है और भविष्य में जो भी घटना घटेगी, वर्तमान में जो घटना घटी, जैसे कि अभी आप मैं पढ़ा रहा हूँ पर्यावरण है, आप पढ़ रहे हो पर्यावरण है, आप मोबाइल में देख रहे हो पर्यावरण है, सामाजिक रीति रिवाज ये पर्यावरण है, संस्कृति पर्यावरण है, लोक साहित्य पर्यावरण है, सामाजिक संस्थाएं पर्यावरण, प्रकृति, खेलकूद, पृथ्वी, हवा आदि सारी चीजें एक पर्यावरण के अंग है। तो पर्यावरण के अंतर्गत समस्त घटनाएं आ जाती है, समस्त चीजें आ जाती हैं। ऐसे चीजें जो सजीव निर्जीव से अंतः क्रिया करता है, सजीव और निर्जीव से अंतः क्रिया करता है, और जिससे हमें कुछ अनुभव प्राप्त होता है, जिससे हमको कुछ अनुभव प्राप्त होता है। या कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के अंतः क्रिया के माध्यम से जो भी चीजें घटित हो रही है, वो घटना हो रही है, और भविष्य में जो भी घटेगी वो सारी चीजें क्या है, पर्यावरण है। यदि हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें, कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न पूछें कि वायु हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हमें जो श्वास लेने में जो वायु हमको प्राप्त होता है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, प्राणवायु किसे कहते हैं, ठीक है, पालतू जानवर कौन होते हैं, पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती क्यों है, बिजली चमकती है क्यों, तारे क्यों टिमटिमाते, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मकान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये सारी चीजें एक ही प्रश्न पूछें तो उत्तर आपके सामने हो जाता है। वायु हमें कहाँ से प्राप्त होता है, या बोले कि ऑक्सीजन हमको कहाँ से प्राप्त होता है। वायु तो हमको वायुमंडल से प्राप्त होता है, लेकिन हमको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, जिससे हमें श्वसन में काम आता है। पेड़ पौधों में प्राप्त होता है, घास से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है ना। इस प्रकार से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या पेड़ पौधे डायरेक्ट हमको ऑक्सीजन नहीं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमको प्राप्त। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, सूर्य की प्रकाश से हम जो इसमें किरण होती है वो इससे हमको भोजन पदार्थ बनाते हैं, और साथ में हमको ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हमको ऑक्सीजन देता है। ये पर्यावरण की घटना है, पर्यावरण में ऐसा ही होता है। पालतू जानवर कौन होते हैं, पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, है ना। जो मानव जो है किसी जानवर को यदि पालता है, अपने घर में रखता है, तो वो पालतू जानवर होता है। आपको प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि पालतू जानवर इनमें से कौन सा है, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, लिख दिया जाए उपरोक्त सभी, है ना। जो पालतू जानवर है जिसको पाला जाता है वो सभी क्या है, पालतू जानवर के अंदर, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है।
पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है। देखो प्रश्न यदि इस प्रकार से पूछ दिया जाए, क्या पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या रहे, क्यों खींचती है? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी वस्तु होती है, यदि हम उसको ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो वापस नीचे आता ही है। लेकिन यदि इसी को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंके तो ये वापस नहीं आएगा पृथ्वी में। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसको फेंक दिया जाए तो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के जो बल है उसके दायरा को पार करके चला जाता है ना। तो आपको ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर क्यों खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी चीज़ों की अपनी ओर खींचती है। बिजली चमकती है क्यों? बिजली, देखो बिजली क्यों चमकती है? बारिश के दिनों में बादल छाया रहता है, बादल इस प्रकार से, ठीक है ना, बादल, तो बादल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। जब बादलों का आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, वही होती चिंगारियाँ होती है, बिजली चमकती है, साथ में गरजना भी होता है, दोनों साथ में होता है। हमको प्रकाश पहले दिखाई देता है, आवाज़ बाद में सुनाई देता है ना, क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है, ठीक। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते? तारे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। क्योंकि जो वायुमंडल जो है, देखो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, है ना, इस प्रकार से मंडल होता हुआ जाता है। इस मंडलों से जब हमारे जो आँखों से देखते हैं जाते हैं, भिन्न परतों से होकर जब जाती है तो हमें तारे का झिलमिलाते हुए दिखाई देता है, वही हमको क्या देता है, टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? हाँ बिल्कुल घूमती है। कैसे घूमती? यदि ये सूर्य हो गया, आपको पता होगा कि हम अभी रहते हैं तो सूर्य यदि हम यहाँ पे खड़े हैं, सूर्य यदि सुबह हमको यहाँ दिख रहा है तो धीरे धीरे करते हुए कहाँ हमको इधर दिखाई देता है, और यहाँ आके क्या हो जाता है, वो डूब जाता है, पुनः हमको सुबह यहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे सूर्य नहीं घूमता, यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। सूर्य की चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है। तो इस पृथ्वी के चक्कर लगाने से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। शीत ऋतु आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, आपके वर्षा ऋतु आती है। किसके लिए आती है? सूर्य की पृथ्वी का इस प्रकार से घूमने के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन आता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों, हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमती है। इसीलिए चंद्रमा कभी पूरा दिखाई देता है तो कभी छोटा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है ना, पूर्णिमा। और इस प्रकार से चंद्रमा का छोटा बड़ा होना किस कारण से होता है? चंद्रमा का पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमने से। सूर्य का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सूर्य चंद्रमा है। तो साथ में इस प्रकार से आपको ये समझना है, जानना है। अब आगे हम देखें तो मकान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? रेत, ईंट, सीमेंट, पानी, कंकड़, मिट्टी, सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? निर्माण कार्य। किसके अंतर्गत आता है? निर्माण कार्य। मानव का निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है। और ये भी क्या है? पर्यावरण का ही अंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको अपने आप को प्रश्न पूछते हैं, ठीक। ये भी आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के 3-4 घटक दिए हैं, सामाजिक घटक, आर्थिक घटक, सांस्कृतिक घटक, एक प्राकृतिक घटक दिया है।
ठीक है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कभी कभी पर्यावरण के घटक है, तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन दे दिया जाएगा, सामाजिक घटक, आर्थिक घटक और सांस्कृतिक घटक और प्राकृतिक घटक, सभी दे दिए जाएंगे। तो आपको टिक लगाने हैं, ठीक है, या इनमें से सभी दे दिया जाएगा। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं सामाजिक घटक के अंतर्गत आते हैं, कभी कभी पूछते हैं आर्थिक घटक के अंतर्गत, कभी पूछते हैं सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कभी पूछते हैं प्राकृतिक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक घटक के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, घर परिवार, रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराएं, व्यवस्था, जितने भी मूलभूत सुविधाएं होगी वो सारे क्या आएंगे, सामाजिक घटक के अंतर्गत आएंगे। आर्थिक पर्यावरण में आर्थिक व्यवस्था, मजदूरी जो आप करते हो, खेती किसानी करते हो, जितने भी जिससे आय की साधन बनता है, व्यवसाय हो गया, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक का पर्यावरण का भवन, सड़क, पुल, पूजा स्थल, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं, शिकार, निर्माण कार्य, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें भवन, सड़क, क्यों संस्कृति, क्योंकि भाई भवन से ही तो संस्कृति का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है ना। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपके सामने जो लिखा हुआ है उसको आपको गांठ बांध लेना है, ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे के बाद देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए प्रकृति, इसी का है ये चौथा नंबर का, उसी का है ना, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। तो प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में और बांट दिया, निर्जीव और सजीव, जिसे अजैविक घटक भी बोलते हैं और जैविक घटक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे निर्जीव के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाए, भू आकृतिक, धरातल, मृदा, चट्टाने, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, ग्रह भी आ जाएंगे, है ना, तारे भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगे इसके अंदर। निर्जीव, जो निर्जीव हो, जैसे जलवायु भी निर्जीव है ना, जलवायु संबंधी कारक जैसे तापमान हो गया, उमस हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, निर्जीव के अंतर्गत, है ना। तो निर्जीव प्राकृतिक पर्यावरण पूछते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक घटक और जैविक घटक, या कभी कभी अजैविक घटक के प्रश्न आपके सामने रख देंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। जैसे सजीव, वनस्पति, पशु, सूक्ष्मजीव, जीवन के सभी सामान्य तत्व, जीवन से संबंधित जिसमें जीव हो वो सजीव के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, निर्जीव और सजीव ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में आपके सामने पढ़ेंगे, जैसे ताप के बारे में देख, ताप क्या है, निर्जीव के सजीव, निर्जीव, सूर्य की किरणों द्वारा सीधे गर्म किया जाता है जब वे उससे होकर गुजरती है। देखो पृथ्वी पर जब आती है तो इसके आसपास वायुमंडल होती है, तो वायुमंडल से होकर आते हैं, तो वायुमंडल से जब होकर आती है कौन, किरणें, तो वायुमंडल क्या करता है, सीधे ही ये गर्म कर देता है। उष्मा का लगभग 14% भाग इस विधि से वायुमंडल को प्राप्त होता है ना, 14% भाग जो है वायुमंडल को प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो सूर्य से आने वाले प्रमुख किरणें कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका अवरक्त विकिरण, एक होता है दृश्य विकिरण, ठीक है, और एक होता है आपका पराबैंगनी विकिरण, याद रखिएगा। ठीक, तो अवरक्त विकिरण का काम क्या है, अवरक्त किरण क्या करते हैं, जब सूर्य से होकर ये पृथ्वी पर आते हैं, इसके मार्ग में जो भी वस्तु इसके सामने आ जाएगा उसे क्या कर देता है, ये गर्म कर देता है। गर्म करने का काम अवरक्त किरणें का है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि कपड़ा सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हमारे जो कपड़ा सूखता है किस कारण सूखता है, अवरक्त किरणें के कारण ही सूखते हैं। कपड़ा सुखाने का काम कौन करता है, अवरक्त विकिरण करते हैं। वस्तुएं जो वायुमंडल में जो वस्तुएं पाई जाती है वो गर्म किसके कारण होता है, अवरक्त विकिरण के कारण ही होता है। मतलब हमको गर्माहट की एहसास किसके कारण होता है,
अवरक्त विकिरण के कारण ही होता है। जितने भी गर्माहट महसूस होती है, जो भी गर्म होता है, वो किसके कारण से होता है? और तो अवरक्त विकिरण के कारण ही होता है। अब आता है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण इस साथियों ये होता है, हमको देखने में मदद करता है, हमारे आंखों में पड़ता है, मतलब हम जो वस्तु देख पा रहे हैं तो किसके कारण देख पा रहे हैं? दृश्य विकिरण के कारण। 7 रंगों, जितने भी रंग हमको दिखाई दे रहे हैं, लाल, काला, नीला, हरा, सारी चीजें, वो किसके कारण से हो रहा है? ये हो रहा है साथियों दृश्य विकिरण के कारण ही हो रहा है ना। दृश्य विकिरण यहाँ तक ना पहुँचे तो अंधेला ही दिखाई देगा हमको। एक होता है पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण, जो हमारे शरीर के लिए यदि सुबह की बात करें तो लाभदायक है, यदि अधिक मात्रा में पहुँचे तो कैंसर का कारण, मतलब त्वचा रोग, है ना, मतलब यदि ये पृथ्वी तक पहुँच गया तब की बात है ना। सुबह ये पहुँचता है तो हमारे लिए लाभदायक है हल्की मात्रा में, लेकिन यदि ये बाद में पहुँचे जो हानिकारक है, अल्ट्रा वायलेट किरण, ठीक है, तो ये जो है पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। यदि पहुंच गया तो पूरा नष्ट कर देगा। यदि आप पर पहुंच गए, मानव पर पड़ गया, तो ये त्वचा कैंसर का कारण बनता है, पूरा नष्ट कर सकता है। तो इसको कौन रोक रहा है? अभी ओजोन किरण रोक रहा है। O3 ऑक्सीजन का अपर रूप, संयुक्त रूप, ओजोन परत जो है अभी पराबैंगनी किरणें को इस प्रकार से रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। यदि ओजोन परत यदि टूट गया तो पृथ्वी पर हाहाकार मच सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूर्य से आने वाले जो किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, वो गर्म करने का काम करता है, दृश्य को देखने का काम करता है। पराबैंगनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसे जो है ओजोन परत जो है रोक के रखा हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जल के बारे में। तो जल के बारे में देखिए क्या है, पृथ्वी पर जल की कितनी मात्रा में जल की मात्रा पाई जाती है, कितने भाग में? कभी कभी 3/4 भी लिखा जाता है ना। 3 भाग में 71% भाग में क्या है? जल है, और 29% भाग के थल है। उनमें से आप देखेंगे तो जल की बात करें तो 97% जो है जल नमकीन है, जो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। मतलब महासागर है ना, महासागर हो गया, समुद्र हो गया, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। और यदि हम 3% भाग करें तो पीने योग्य है, जो आपके नदी आ जाता है ना, झरना आ जाता है, इस प्रकार से झरना आ जाता है ना, झील आ जाता है, ठीक है, नदी तालाब आ जाता है, ठीक, ये पीने योग्य है यहाँ के। मतलब ये इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछें कि पर्यावरण के अंतर्गत कितने प्रतिशत भाग में पीने योग्य पाया जाता है, तो 3%। कभी कभी इसमें दोनों दे दिया जाएगा, 97% पीने योग्य नहीं है, 3% पीने योग्य है, 71% में जल पाया जाता है, या उपरोक्त सही है ना। तो ये सभी आपका सही हो जाएंगे। देखो ऑप्शन में ज़्यादा देते हैं। उसी प्रकार से हम देखें कि मनुष्य की संरचना जो हुई है वो भी 70% भाग में पानी की मात्रा ही पाई जाती है, पानी से बना हुआ है, ठीक है। अब वृक्ष की बात करते हैं। वृक्ष का संरचना जो बने हैं वो 40% से बनी हुई, पानी के जल के 40% से बने हुए, ठीक है। जल का घनत्व जो है, जल का घनत्व 4 अंश सेल्सियस प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। जल का घनत्व 4 अंश सेल्सियस प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। और ये बड़ा मज़ेदार बात है, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, जैसे जाड़े के दिन हो गया, ये हो गया आपका जल हो गया, ये जल हो गया है ना। अब यहाँ पे जीव अंदर में रहता है, जाड़े का दिन है, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, बर्फ, और यहाँ पे जो ना जीव है वो जीवित रहता है। जीवित ऐसा क्यों? मतलब शीत ऋतु में है ना, तालाब के अंदर या झील के अंदर जीव जो है या मछलियाँ जीवित रहता है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा कि जल का घनत्व कितना है? 4 अंश सेल्सियस, इससे कम नहीं हो सकता है ना, इससे कम नहीं होता। मतलब इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होता।
याद रखिएगा 4 अंश सेल्सियस से कम नहीं होता। तो यहाँ पर ये है कि जब 0 अंश सेल्सियस यहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो ये जब धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो इसके तापमान घटने लगे। यहाँ तो बर्फ़ है, यहाँ पे बर्फ़ है, जम गया है, लेकिन जैसे जैसे नीचे स्तर में आता है इसका घनत्व क्या जाता है, 4 अंश सेल्सियस हो जाता है। और 4 अंश सेल्सियस पर इसके जो आयतन है, इसका घनत्व है, सबसे अधिक होता है 4 अंश सेल्सियस पर। 4 अंश सेल्सियस पर सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बर्फ़ नहीं जम पाता, बर्फ़ यहाँ पे नहीं जम पाता, क्योंकि इसका मान कितना है, 4 अंश सेल्सियस। अब बर्फ़ जमता कब है, 0 अंश सेल्सियस पर, इसलिए यहाँ पे जीव जो है जीवित रहते। याद रखिएगा, जब भी आपको प्रश्न पूछे तो उस समय याद रखिएगा, उसमें पूछना है, आपको बताना है कि वहाँ पे झील के अंदर का भाग जो है जल का तापमान 4 अंश सेल्सियस होता है, और यहाँ पे उसके आयतन सबसे अधिक होता है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है ना, इससे कम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर। और तो यहाँ पे हिमांक मतलब जहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू होता है और जहाँ पे जल जो है क्या होता है, उबलना शुरू होता है। ठीक, जल का क्वथनांक कितना है, 100 अंश सेल्सियस है, और शुद्ध जल का हिमांक कितना है, 0 अंश सेल्सियस है। आप बोल रहे होंगे सर ये हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ये पर्यावरण के घटक है। पर्यावरण के घटक में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों को हम यही जानकारी पहले देते हैं। जल के रूप होता है ठोस, द्रव, देख पदार्थ के भी 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जल के भी 3 रूप है, कौन कौन सा, ये ठोस रूप में बर्फ होता है, बर्फ होता है। द्रव रूप में क्या होता है आपका, जल होता है, और गैस रूप में क्या होता है, वाष्प होता है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, जल जब 100 अंश सेल्सियस पे होता है तो क्या हम, जब ये भाप में परिवर्तन होता है, 100 अंश सेल्सियस में जब पहुँचता है तो ये भाप में परिवर्तन होता है। जब तक ये भाप में परिवर्तन होना शुरू होता है, इसका मान कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस पर ही होता है ना। मतलब पदार्थ परिवर्तन का काम करता है 100 अंश। ठीक है, तो ये रहा आपका जल के बारे में। जल के गुण तो आप जानते हो, जल गंधहीन, रंगहीन होता है, ये सब जानते ही हो। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये देखिए वायु के बारे में हम देख लेते हैं। वायु के बारे में, वायु एक मिश्रण है, आपको पता है वायु यौगिक नहीं है, वायु एक मिश्रण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान, जिनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जिसमें हम देखें तो नाइट्रोजन 78 पाया जाता है, कभी कभी 78.09 भी लिख देते हैं, है ना। 78 मेन है इनका। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग जो है 0.003% पाया जाता है, और अन्य गैसें अन्य प्रतिशत पाया जाता है। जो प्रतिशत बचा है वो अन्य गैसें पाई जाती है, जैसे कि आपका नियान हो गया, जिनान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस प्रकार से पाया जाता है। अब ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपके सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है या प्राप्त होती है। यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के माध्यम से ऊर्जा, और सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का योग होता है तो हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। जब हीलियम नाभिक का निर्माण होता है तो अधिक मात्रा में हमको सूर्य का ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। यहाँ ना हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन का संलयन होता है, आपस में जुड़ता है। हल्के नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, और हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ पे नाभिकीय का विखंडन होता है। जब विखंडन होता है ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। ठीक है, बिजली हमको कहाँ से मिलती है, बिजली हमको पानी और कोयले से प्राप्त होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो साथ ही ये हम जो पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो, हम केवल पढ़े हैं आज पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण के घटक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण पढ़े हैं, बस इतना ही पढ़े हैं। इसके बाद हम और पढ़ाएंगे आपको, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामने। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये प्रश्न का उत्तर आप मुझे व्हाट्सएप में तुरंत देंगे वीडियो देखने के पश्चात।
आकाश में तड़ित की घटना मतलब बिजली की घटना होती है जब दो बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे पर अति व्यापन्न होते करते हैं या उपरोक्त सभी। ये सीजी टेट के 2016 में पूछे जा चुके हैं। आकाश में तड़ित की घटना होती है, तड़ित मतलब होता है बिजली का कड़कना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है? चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, अंतरिक्ष में बाएं से दाईं ओर की गति, आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति, इस प्रकार से, है ना। ये आपको ऑप्शन है। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बना है? ये 2016 में आ चुका है, 2016 में, सॉरी ये 19 में आया है, 2019 में आया है। जैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक, ए व बी दोनों या सामाजिक घटक। ठीक है, आपको बताने हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये 2011 में आ चुका है ना, ये भी 2011 में आ चुका है, ये भी 2011 में पूछे जा चुके हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक, सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या उपरोक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं आपको बताना है। प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। देखो जबरदस्त प्रश्न। प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी। ठीक, ये आपको बताना है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 20.95, 78.09, 21 या 0.03% आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और आप बताएंगे इसको। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि सूर्य, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है किस दिशा में? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है किस दिशा में, है ना। तो आपको प्रश्न लिखना है, प्रश्न लिख देता हूँ मैं, आपको बताना है इसका आंसर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है ना, पूर्व से पश्चिम, दूसरा पश्चिम से पूर्व, तीसरा उत्तर से दक्षिण, है ना, और चौथा दक्षिण से उत्तर। ठीक, इसका भी आंसर आपको बताना है। ठीक, मैं इसका यहाँ जवाब नहीं दिया हूँ, लेकिन आपको ढूंढ के बताना है कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है किस दिशा में। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।